नमस्कार। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम नई कविता विषय पर चर्चा कर रहे थे और उस कड़ी में हमने नई कविता की पृष्ठभूमि, उदय के कारण, इसके प्रमुख कवि, प्रमुख तथ्य और नई कविता की कथ्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज हम नई कविता के शिल्प पक्ष के संबंध में चर्चा करेंगे। उसी क्रम में सबसे पहले हम लेते हैं भाषा। जो नया कवि है वह पुरानी भाषा को नई संवेदनाएं, नए परिवेश, नए यथार्थ को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं प्राप्त पाता और इसलिए वह भाषा के नए रूप को गढ़ने के लिए तत्पर है। वह स्पष्ट रूप से कहता है, शब्द अब भी चाहता हूँ पर वह कि जो जाए वहाँ जहाँ होता हुआ तुम तक पहुँचे। चीज़ों के आर पार दो अर्थ मिलाकर सिर्फ एक स्वच्छंद अर्थ दे। तो यह कवि कह रहा है कि वह जिस भाषा की कामना करता है, जिन शब्दों की मांग करता है, वह शब्द ऐसे हों कि जिनकी अभिव्यक्ति वह करे तो उसके साथ पाठक और श्रोता और सामान्य मानव का जो स्वर है, सामान्य मानव की जो अनुभूति है, उसकी जो संवेदना है, वह भी उसके साथ एकाकार हो सके और कवि की अनुभूति और पाठक की अनुभूति मिलकर एक नवीन अर्थ का सृजन करे। नई कविता के शिल्प पक्ष में दूसरी जो विशेषता है वह है गद्यात्मकता के प्रति विशेष लगाव हम इसमें देखते हैं। कविता का जो रूप है, जिस रूप में भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, जिस रूप में शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वह पद्य की अपेक्षा गद्य का आभास देती है। तो कभी कभी ये आक्षेप भी लगता है नई कविता पर कि यहाँ कविता कविता के रूप में न होकर के गद्य के पाठ के रूप में है, परंतु ये गद्यात्मकता समय की मांग के अनुसार, संवेदनाओं की जटिलता के अनुसार, विसंगतियों के अभिव्यक्तिकरण के लिए आवश्यक रूप में एक आवश्यकता बन गई है। सपाट बयानी, जो बात कहनी है उसे बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे सच्चे शब्दों में, सरल शब्दों में कहना, यह इस नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता है। इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, किसी बात को छुपाकर, अलंकारों में छिपाकर कहने की बजाय सीधे सीधे, क्योंकि वह अपनी बात जिस माध्यम तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए पहुंचाना चाहते हैं, वह स्वयं एक लघु मानव है। लघु मानव की बात को लघु मानव की ही भाषा में सीधे सपाट शब्दों में व्यक्त करने की प्रवृत्ति नई कविता में दिखाई देती है। अलंकृत भाषा को नई कविता में बहिष्कृत किया गया। भाषा यहाँ पर अलंकारों से विहीन तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी सायास अलंकारों की जो प्रवृत्ति है वह नई कविता में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। नई कविता की भाषा अलंकारों के बिना ही अपने मूल मंतव्य को, मूल संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम है। और यदि शब्द संसार की बात की जाए तो नई कविता की भाषा का जो शब्द संसार है वो बहुत व्यापक है। इसमें संस्कृत, उर्दू, हिंदी के प्रांतीय भाषाओं, बोलियों के शब्द, इसके साथ साथ अंग्रेजी के शब्द, अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द, लोक भाषाओं के शब्द, इन भाषाओं से मिलकर इसका शब्द संसार बहुत व्यापक है। नए विशेषण और नए क्रियापदों का निर्माण भी नए कवि अपनी भाषा को सक्षम बनाने के लिए कर रहे हैं। कुछ हम विशेषण देखते हैं, जैसे रंगीन, चंदीले, लंबायत आदि। ऐसे जो नए विशेषण और नए क्रियापद हैं जो उन्होंने आवश्यकता के अनुकूल स्वयं गढ़े हैं, इस गढ़न में ये जो भाषा है ये बहुत सक्षम भाषा बनी है, समय के अनुकूल भाषा बनकर उभर कर सामने आ रही है। इसके साथ साथ जन भाषा की सूक्तियों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। लोकगीत और लोक धुनों के आधार पर कविता की जो रचना है वह भी की गई है। इन समस्त विशेषताओं से युक्त भाषा के होते हुए भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नई कविता ने भाषा को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ा और मरोड़ा है। और भाषा को इस प्रकार से तोड़ना और मरोड़ना भाषा के व्याकरणिक दृष्टि से या भाषा के विकास की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। अशोक वाजपेयी इसी तथ्य को उठाते हुए कहते हैं कि रचनात्मक स्तर पर भाषा के संस्कार के प्रति, उसकी सांस्कृतिक जड़ों के प्रति उदासीनता आई है
और पारंपरिक अनुगूंजों और आसंगों से कवियों के अज्ञान और अरुचि के कारण कट जाने से काव्य भाषा में ज़्यादातर युवा कवियों की भाषा में सपाटता, सतहीपन और मानवीय दरिद्रता आई है। इन बातों से सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस रूप से भाषा का प्रयोग इन कवियों के द्वारा किया गया है, अशोक वाजपेयी उसके प्रति सचेत करते हैं कि ऐसी भाषा मानवीय भावों की दरिद्रता से युक्त हो सकती है। इसके बाद शिल्प पक्ष की दृष्टि से अगली विशेषता है प्रतीक। ये जो कवि हैं, नए कवि हैं, इन्होंने नए और पुराने दोनों तरह के प्रतीकों का प्रयोग किया है। परंपरागत प्रतीक नए परिवेश और नए अर्थ के साथ प्रयुक्त किए गए हैं। नए प्रतीकों का प्रयोग भी उन्होंने किया है, जैसे कि भेड़, भेड़िया, अजगर जैसे शब्द इन्होंने प्रतीक के रूप में प्रयोग किए हैं। जब वह भेड़ शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह जनता के लिए प्रयोग किया गया प्रतीक है, भेड़िया सत्ताधारी वर्ग के लिए प्रयोग किया गया प्रतीक है, और अजगर व्यवस्था आदि के प्रतीक के रूप में प्रयोग किए गए। तो इस प्रकार इन्होंने नए परिवेश की अभिव्यक्ति के लिए नए प्रतीक भी प्रयोग में लिए हैं। और इनके साथ साथ पृथ्वी, सूरज, पहाड़, चांद जैसे परंपरागत अर्थ से हटकर नए अर्थ में प्रयोग करते हुए भी इन प्रतीकों का प्रयोग किया है। प्रतीक की दृष्टि से नए कवि मुक्तिबोध हैं, उनका नाम बहुत अधिक आदर के साथ लिया जाना चाहिए। इनके जो प्रतीक हैं वह वैज्ञानिक जीवन से लेकर आध्यात्मिक क्षेत्र तक फैले हुए हैं। ब्रह्म राक्षस कविता में जो प्रतीक उन्होंने ब्रह्म राक्षस का प्रतीक प्रयोग किया है, ज्ञान से युक्त अंधकार में फैले हुए व्यक्ति का प्रतीक उन्होंने जो बनाया है ब्रह्म राक्षस, वो बहुत ही सटीक प्रतीक है, जो कि किस प्रकार से व्यवस्थाओं के बीच में, व्यवस्थाओं के अंधकार के बीच में फंसा हुआ है। शिल्प पक्ष की, नई कविता के शिल्प पक्ष की अगली विशेषता है बिंब। जीवन के नए संदर्भों में उभरने वाली अनुभूतियों, सौंदर्य प्रतीतियों और चिंतन आयामों से संपृक्त बिंब नई कविता ग्रहण करती है। नई कविता में बिंब कविता की मूल छवि बन गए। कवियों ने इन बिंबों को जीवन के बीच से चुना है। व्यक्तिगत बिंब और सामाजिक बिंब दोनों ही यहाँ पर मिलते हैं। पौराणिक और साहित्यिक बिंबों को नए अर्थ और नए संदर्भ के साथ प्रस्तुत किया गया है। अगर हम बात करें कि शहरी कवि हैं, उन्होंने शहरी जीवन से संबंधित बिंबों का अधिक प्रयोग किया है, और ग्रामीण जो परिवेश से युक्त व्यक्ति हैं, कवि हैं, उन्होंने विशेषतः गांव के बिंबों का प्रयोग किया है। लेकिन कुल मिलाकर जीवन की जो अनुभूतियां हैं, सौंदर्य प्रतीतियां हैं, उनको अभिव्यक्त करने में नई कविता के जो बिंब है वह सक्षम है। यहाँ पर हम एक बिंब का उदाहरण देखते हैं। शाखों पर जमे धूप के फाये, गिरते पत्तों से पल ऊब गए, हंकादी खुले पन्ने फिर मुझको लहरों के दाम कहीं डूब गए। जो एक चित्र सा खड़ा किया गया इस नई कविता में नए परिवेश के प्रति, वह बहुत अधिक पूर्ण रूप से हमारे सामने इंगित होता है। नई कविताओं के संबंध में हमने कहा कि यहाँ पर अलंकारों का बहिष्कार हुआ है। अलंकार जैसे जिन अलंकारों की बात काव्य शास्त्र के अंतर्गत की जाती है, उन समस्त अलंकारों की अपेक्षा करते हुए भी उपमा अलंकार है या जो उपमान है नई कविता में, वह कई स्थानों पर प्रयुक्त किए गए हैं। नए उपमान है, वह उपमान के प्रयोग से इनकी नई शिल्प चेतना की यथार्थ अभिव्यक्ति हम देख सकते हैं। लुकमान अली और मोचीराम जैसी लंबी कविताओं के शीर्षक ही उपमान बनकर आए हैं और आदमी की व्यथा का इतिहास प्रकट करते हैं। अपने आसपास के वातावरण और वस्तुओं को भी उन्होंने उपमान बनाकर प्रस्तुत किया है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियों में देखते हैं, उंगलियों में एहसास दबाए सिगरेट की तरह, तो एहसास को यहाँ पर उन्होंने सिगरेट का उपमान दिया है। तथा सन्नाटा लटकी हुई कमरे की कमीज और हैंगर सा झूल रहा था, उसी प्रकार से सन्नाटे को लटकी हुई कमीज और हैंगर का उपमान दिया है। तो इन कवियों ने उपमान चुनने में वातावरण और वस्तुओं को समय के अनुकूल प्रयोग में लिया है।
छंद की यदि बात करें तो छंदों के प्रति जो विद्रोह है वह प्रयोगवाद से ही प्रारंभ हो गया था और नई कविता ने विद्रोह की इस आग को ठंडा नहीं होने दिया। छंद के प्रति आग्रह न होने के बावजूद भी हमें छंद के प्रति इन कवियों में आग्रह दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी एक प्रकार की प्रवाह और एक गति है वह हमें इन कवियों में दिखाई देती है। इन प्रवाह और गति के साथ साथ नाद सौंदर्य भी इनमें दिखाई देता है, जैसे एक अंतर संगीत उत्पन्न होता है। अर्थ के धरातल पर उसमें एक अंतर्लयता दिखाई देती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इनमें मात्राओं का मेल भी दिखाई देता है, लेकिन इसमें इन्हें छंदोबद्ध नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः नई कविता मुक्त छंद से ही युक्त है। मुक्त छंद में नई संवेदना और नए विचारों की अभिव्यक्ति नए कवि कर रहा है। काव्य संरचना की बात की जाए तो यहाँ पर दो तरह की कविताएं हमें लिखी हुई दिखाई देती हैं, छोटी कविताएं और लंबी कविताएं। छोटी कविताएं और लंबी कविताएं। छोटी कविताओं को हम प्रगीतात्मक कविताएं कह सकते हैं। यह नई कविता का मूल भाव है। अधिकांश कविताएं इस रूप में ही हैं। इसके अतिरिक्त काव्य संरचना का एक नया रूप यहाँ उभर कर आता है लंबी कविताओं के रूप में। लंबी कविताएं यहाँ कई रूपों में दिखाई देती है, जैसे नाटकीय, क्रिस्टलीय संरचना, छंद मुक्त कविता, फैंटेसी, स्वप्न, कथा इत्यादि का भरपूर प्रयोग इन काव्य संरचनाओं में इन्होंने किया है। लंबी कविता के रूप में एक नया काव्य रूप भी हिंदी कविता के साहित्य को इन्होंने प्रदान किया है। तो विद्यार्थियों, हमने नई कविता के संदर्भ में इन 3 व्याख्यान में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की और नई कविता का जो परिदृश्य है उसे पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया। नई कविता के उत्पत्ति के कारण, नई कविता की जो कथ्यगत प्रमुख विशेषताएं वह, और नई कविता का जो शिल्प पक्ष है, किस रूप में वह अभिव्यक्ति प्राप्त करती है, किस रूप में उसका गठन है, इन बातों की जानकारी हमने इन व्याख्यानों में प्राप्त की। आशा है आप नई कविता को भली भांति समझने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।